Nazreen, welcome back to the show. Millie, I want to ask you, see, Pandit community, what I would say, was uprooted from there. There are many views on that. Some say they went voluntarily, some say they were forced to leave, and some are still saying that some of them are living in Jammu, others are settled down in various parts of the world. And what is your view on that? I think You can speak Hinduism, sorry. Okay. Yeah, okay. I think Kashmir, I mean जब militancy शुरू हुई कश्मीर में, I would not say they voluntarily went out or it was forced, but yes, Were they encouraged by the government to move out? No, but I think they felt insecure in the sense that because it was not expected कि हाँ कल सुबह उठेंगे तो ऐसा हो जाएगा, तो वो मेरे को लगता है वो एक insecurity की वजह से we had to leave. Were there any threats given to them? There were threats, yes. And who was providing these threats? Was it the Muslim community or insurgents? And where were these threats coming from? I mean, I was very young that time, but जैसे I told you कि जैसे आपने पहले क्वेश्चन पूछा था कि कैसे enmity हो गई थी मुस्लिम एंड हिंदूज में, हमारे नेबर जो हमारे कश्मीर मुस्लिम ही थे, हम लोगों आना जाना रहता था बड़े दिनों के ऊपर, तो एक दिन वही आके हमें बोला आप पंडित लोग आप यहाँ से निकल लो. So was that in the form of advice or was it like a threat? It was not in form of threat, but maybe he felt कि शायद he was safer and we were not safer. So therefore he was perhaps suggesting that if you left, yes, it would be safer for you rather because than. As I told you कि it was not expected. अचानक से आप कई जैसे हमारी पंडित कम्युनिटी में कोई prominent figures थे जिनको poets थे, writers थे, तो उनको unexpected जैसे मारा गया तो Well, it's just being kicked out of the house when you're not expecting it. Yeah, yes. so I think that insecurity grew in the minds and in the community. Once you moved out, when I say you, I mean the community. Yes. जो लोग गए तो आपने, although you were young, लेकिन आपने सुना तो होगा ना कि क्या उनको किस तरह के मसाइल पेश आए जो जम्मू में या दूसरी जगहों पर क्या हुआ? हम लोग जब पहले मूव आए तो हम लोगों को कैंप्स में हम लोग रहे, तो सारी पंडित कम्युनिटी जैसे एक फैमिली एक कैंप में 8-8 10-10 12-12 लोग रहते, बट हाँ हम लोगों ने अपना सारा घर वर, मुझे अभी भी याद है 1990 जनवरी ये कैंप जो थी ये किसने प्रोवाइड की थी? Was it provided by the Indian government or outside agencies? How I think outside, जहाँ तक मुझे लगता है जो ह्यूमन राइट्स एजेंसीज थी शायद. अच्छा वाइस साहब, इस तरह की कोई सिचुएशन जिसको आप पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर कहते हैं, यहाँ पर भी कभी हुई है कोई इस तरह की सिचुएशन? डॉक्टर साहब, बुनियादी तौर पर जो है माइग्रेशन, अगर मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ तो ये कोई मुनासिब लफ्ज़ नहीं है, और मैं जब एक बंदा रियासत के किसी से दूसरे हिस्से में जाता है तो वो महाजर नहीं होता बल्कि अपने ही वतन में होता है. जब कश्मीर से वादी से जम्मू में जाना कोई महाजरत में नहीं आता या हिजरत में नहीं आता, बल्कि आप कह सकते हैं कि हिजरत में आ सकता है, लेकिन उसके लिए महाजर की टर्म इस्तेमाल करना कोई मुनासिब नहीं है. मैं कहूँगा कि एक मुल्क से एक ही मुल्क के दूसरे हिस्से में जाना पनाहगीरी कह सकते हैं आप. एक होता है कि वॉलंटरली जाना, अपनी मर्जी से जाना, एक होता है कि जाना मजबूरी की सूरत में जाना. इसके ऊपर डॉक्टर साहब, इसके ऊपर दो मौक़िफ़ हैं और उन पर दोनों पर हमें बात करनी पड़ेगी कि कश्मीर के अंदर जो कुछ लोग जिस तरह सुना गया है, क्योंकि मैं तो वादी से नहीं बिलोंग करता, मैं तो जम्मू का कश्मीरी हूँ, दरियाब का कश्मीरी हूँ, तो मेरा एक अपना एक सोच है उसके ऊपर. हकीकी सूरत हाल ये है कि इस पर दो किस्म के मौक़िफ़ हैं. एक मौक़िफ़ ये है कि भारत ने दुनिया में वावेला मचाने के लिए, शोर मचाने के लिए कि यहाँ पर ये पाकिस्तान के अदारों ने जंग शुरू कर दिया, वहाँ पर जो कम्यूनिटीज़ हैं उनको जो है वो सिक्योरिटी नहीं है तो उनको दूसरे इलाकों में मूव किया गया. एक ये मौक़िफ़ है. और दूसरा मौक़िफ़ ये है कि जिस तरह मेरी कश्मीरी पंडित बहन ने कहा, और मैं इस पर बड़ा वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ कि कश्मीर के, अगेन मैं कहना चाहता हूँ और बड़ा इन्फताइज़ करना चाहता हूँ कि कश्मीर के कौम परस्त नेशनलिस्ट जो हल्के हैं उनके नज़दीक, और मैं बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहना चाहता हूँ कि कश्मीर के अंदर बसने वाला हर इंसान, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी मज़हब, किसी भी मसलक या किसी भी मकतबा फ़िक्र से है, any school of thought, whether it belong to Hindu community, Sikh community or Pandit community, we are brother and sister in Kashmir. हम भाई हैं, बहनें हैं, हमारे माएँ हैं, हमारा जो रवाज है वो सांझे हैं. हम कश्मीर की एक सेकुलर सोसाइटी में रहते हैं, और मैं उस पर बात करना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के अंदर भी ऐसे हालात हुए
47 میں بھی ہوئے. اس کے علاوہ 67 میں جب منگلا ڈیم بنا ڈسٹرکٹ میرپور کے اندر, تو ہماری ایک بہت بڑی پاپولیشن اس کو وہاں سے مائیگریٹ ہو کر پاکستان جانا پڑا. اور سوال یہ بنتا ہے کہ جب وہ ایک اپنی ریاست سے اپنے گھر بار چھوڑ کر ان کے آباء و اجداد کی قبروں پر پانی چڑھا کر جب پاکستان چلے گئے, تو میرا سوال یہ بنتا ہے, ملی کا اپنا ایک گریوینس ہے, میرا سوال یہ بنتا ہے کہ میرے ان پاکستان میں میرے ان کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ کیا سلوک ہوا, ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک روا رکھا گیا, سلوک ہوا, یہ بڑا سوال اہم ہے. اور میں نہیں چاہوں گا کہ میں ٹاپک سے ہٹ جاؤں, لیکن وہاں پر جو صورتحال ہے وہ آپ ان سے بہتر پوچھ سکتے ہیں. میرے بے شمار عزیز جو ہیں وہ سندھ میں جا کر آباد ہوئے, وہاں پر وہ ڈاکوؤں کو رحم و کرم پر چھوڑ دیے گئے. پنجاب میں آباد ہوئے, وہاں پر پولیس اور دھاندلی سرکار اور تھانہ کچہری کے. So basically, are you saying that both perhaps the Indian and the Pakistani governments basically use the Kashmiri people as pawns? They moved them away, whereas India would say it's not safe for the Pandits to be in Kashmir because of this insurgency which is being carried out by Muslims. And on the same hand, similar circumstances in Pakistan were occurring as well, where there was this Kashmiri population that was moving around. Might be slightly different. Yeah. However, the situation we Kashmiri felt Faced. and we went through, almost the same. We actually, Kashmiri, belong to this soil, a common soil. We are suffering. And this is the question. And this is where we are together in one point of view, that we Kashmiri are suffering and India and Pakistan are using us as a proxy. This is where we need to understand our dilemma. I mean, I want to get you involved in this. I mean, Wahid Kashir, I mean, he has very rightly and very accurately and very nicely, eloquently said that we want to have a secular society where religion is a personal matter of individuals. We're all sisters and brothers. Yeah. Very nice, feelings and sentiments. All right, I know that there is, you people have moved out. आप लोगों को मजबूरन जाना पड़ा या जिस तरीके से हालात हुए. अगर जिस तरह की सोसाइटी का वाहिद काशिर बयान कर रहे हैं, अगर इस तरह की सिचुएशन हो जाए तो क्या आप समझती हैं कि पंडित कम्युनिटी वापस आकर सेटल हो सकती है? मुझे लगता है कि कश्मीर का फैसला कश्मीर के लोगों पे ही छोड़ देना चाहिए, ना कि इंडिया के ऊपर या पाकिस्तान के ऊपर. कश्मीरी लोग क्या चाहते हैं वो फैसला वहीं पे होना चाहिए, और उसके बाद फैसला अगर होता तो कश्मीरी पंडित क्यों नहीं वापस जाएंगे. एज वाहिद जी ने जैसे बोला कि वी आर फ्रॉम द सेम सॉइल, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. एज अ कश्मीरी, forget about Pandit or Muslim, as a Kashmiri, we will live there. Yes. Therefore, you would agree with the right that self-determination is the only way forward for the people of Kashmir. Yes, and I think a single dialogue between all the communities as to have a secular environment for our generations to come. I think a dialogue, common dialogue is needed, that what Kashmiris need more than what India and Pakistan want. Yes, that is important. दूसरे लफ्ज़ों में interest of people of Jammu Kashmir Yes. is more important. More important. अच्छा, एक बात ये बताएं कि ये जो मिलिटेंसी है उसको आप कैसे देखती हैं? क्या ये कश्मीरियों की मिलिटेंसी है या उन पर इम्पोज की गई है? जैसे कि लफ्ज़ आपसे पहले वाहिद काशिर साहब ने कहा था कि ये प्रॉक्सी मिलिटेंसी थी, प्रॉक्सी वॉर थी. मुझे लगता है कि इम्पोज की गई हुई मिलिटेंसी है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उससे पहले तो कुछ नहीं था, ऐसे हम साथ मिलजुल के ही रहते थे. तो एक इम्पोज्ड, एंड चाहे मिलिटेंसी अब किस तरह से भी हो वो तो जस्टिफाइड नहीं होती. मिलिटेंसी कहीं पे भी जो बेगुनाह लोग मरे वो चीज़ जस्टिफाइड नहीं है. वाहिद काशिर साहब, एक बात इस मिलिटेंसी से मुझे याद आई, क्योंकि आपने कहा था कि प्रॉक्सी एक वक्त था, एट वन टाइम कश्मीरी मिलिटेंट्स थे, लेकिन फिर सिचुएशन ये भी आ गई कि गेस्ट मिलिटेंट्स भी आ गए. तो उसके बारे में क्या कहते हैं, वो क्या सिचुएशन? बुनियादी तौर पर डॉक्टर साहब, जो मैं अगर इसकी तस्वीर कशी करूं तो जिस तरह आपने फरमाया कि कश्मीरियों की अपनी जंग और कश्मीर पर थोपी हुई जंग, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं. दीज आर द टू डिफरेंट एपिसोड इफ़ यू लाइक. जब तक कश्मीरियों की जो कमान है जंग की या कश्मीरियों की जो बंदूक है वो कश्मीरियों के अपने हाथों में रही, उसका जो कंट्रोल था कश्मीरियों के अपने हाथों में रहा, वो जंग जो है एक दुरुस्त समत में जाती रही. और मैं यहाँ पर ये भी बात वाज़ह करना चाहूँ कि मिलिटेंसी में जो 1 लाख के करीब कुछ के नज़दीक या 80,000 के करीब शोधा हैं, हम उनको भी सलाम अकीदत पेश करते हैं. वो हमारे ही कश्मीरी थे, उन्होंने अपनी जानें दी हैं और वो बड़े एहतराम और बड़े अजीम मकासद के लिए दी हैं. हाँ, अलबत्ता इसमें इन शोधा में कश्मीर के वो लोग भी हैं जो प्रॉक्सी वार में आपसी जंग में भी मारे गए,
اور اس کے علاوہ کشمیر کے وہ لوگ بھی ہیں جو اپنے وطن کی آزادی کے لیے قربان ہوئے. یہ بنیادی طور پر ضرورت ہے کہ ان کی قربانیوں کو بھی یاد رکھا جائے, ان کی جدوجہد کو بھی یاد رکھا جائے. ان کے مقاصد نیک تھے, یہ بات واضح کر دوں. دوسری طرف جب ہم اس کے سیاسی نقطہ نظر کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کی انالائز کرنے کی ضرورت ہے, اس کا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کون سے بنیادی طور پر مقاصد حاصل کرنے کے لیے غیر ملکی قوتوں نے ہمارے آپس میں جو صدیوں سے قدیم تعلقات تھے اس کو خراب کرنے کی کوشش کی. ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اس کے جو کشمیر کے سماج پر اثرات پڑے ہیں ان کی طرف سوچنا پڑے گا. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ کشمیر کا سماج صدیوں سے, دہائیوں سے نہیں صدیوں سے سیکولر اکھنڈتا میں رہا ہے, ایک دوسرے کے قریب رہا ہے. ہم کشمیر کے اندر, بلکہ میں آپ کو کشمیر تو بہت مطلب لیٹسٹ بات ہے, میں آپ کو 47 سے پہلے کی بات کرتا ہوں کہ کشمیر کے اندر جو کشمیریوں کی مزدور اور کسان جو تحریک تھی اس کے جو سربراہ تھے سردار بدھ سنگھ تھے, اور میں یہ بھی واضح کر دوں کہ وہ غیر مسلم تھے, اس کے باوجود وہ کشمیریوں کے لیڈر تھے. اس میں میرا سوال یہ تھا کہ گیسٹ ملیٹنٹس وہ کانسیپٹ کیسے آیا؟ میں اسی پر آتا ہوں. بنیادی طور پر جب آپ جب اس پر سوال پر بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان کی ضرورت کیا پیش آئی. یہ سوال جب یہاں جنم لیتا ہے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ کشمیر کے ہوا یہ ہوگا یا ہوا یہ ہے کہ کچھ عرصے بعد ان کو ریئلائز ہوا, کشمیر کے لوگوں کو, کشمیر کے ان کے بندوق برداروں کو, کہ اب یہ سچویشن جو اس مقام پر پہنچ آئی ہے کہ ہمارے لیے منزل واضح نہیں ہے, تو انہوں نے ایک طرف پیچھے کا راستہ اختیار کیا کہ ہم یہ جنگ نہیں کر سکتے, یہ جدوجہد ہماری جدوجہد نہیں ہے, کیونکہ اس کی کمان جو ہے وہ ہم اعلیٰ کار نہیں بن سکتے. The outside Mujahideen influence is that what you're trying to get at? The people who weren't Kashmiris themselves but joined and inverted commas joined the jihad. Now was it jihad or just mindless violence? What would you say about that? جہاد ایک بہت بڑی بابرکت چیز ہے اور اس کے ایک عظیم مقاصد ہیں, اور This is what I'm trying to get at because they keep mentioning jihad. جب جہاد کی بات کرتا ہوں تو وہ اسلامک پروسپیکٹو میں اس کے بڑے عظیم مقاصد ہیں, اور اس کی ڈیفینیشن کے لیے اسکالرز اور علماء کرام کا ایک باقاعدہ طور پر فتاویز اور اس کے علاوہ بے شمار چیزیں موجود ہیں. ہم مذہبی حوالے سے بات نہیں کرتے کیونکہ مذہب ہمارا سبجیکٹ ابھی نہیں ہے. بنیادی طور پر, اور میں اس پر بھی بات کروں گا کہ کشمیر کے اندر مذہبی طور پر ہمارے درمیان کوئی تصادم نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کشمیر کی جو تہذیب ہے, کشمیر کے جو رواج ہیں, جو رسمیں ہیں, وہ سیکولر بنیادوں پر ہیں. آپ ہماری جو صدیوں سے دہائیوں سے ہم اکٹھے رہ رہے ہیں اس کی وجہ سے یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کشمیر کے اندر جو ہے وہ جو شرائنز ہیں, درباریں ہیں, درگاہیں ہیں, وہاں پر جو مسلم بھی ہیں اور نان مسلم بھی جاتے ہیں. تو یہ ایک ایسا ماحول کریٹ ہوا وہاں پر کشمیر کے اندر, یہ ہمارے آپسی باہمی مل جل کر رہنے سے ہوا. یہ ایک سماج کا ایک سبق ہے کہ کشمیر کے اندر جو لوگ اکٹھے رہ رہے ہیں ان کے اوپر یہ جو جنگ تھوپی جا رہی تھی, انہوں نے ریئلائز کیا, میں اس پر بات کرنا چاہتا ہوں. جب انہوں نے ریئلائز کیا تو انہوں نے سوچا کہ یہ راستہ ہمارا نہیں ہے, یہ جنگ مقبول بٹ شہید کی جنگ نہیں ہے. جب ان کو یہ پتا چلا تو ان کے جو پیچھے جو تھے لوگ, ان کو پتا چلا کہ یہ لوگ تو ہمارے جو جھانسے میں نہیں آنے والے. تو انہوں نے جو ہے پنجاب کے اندر, پاکستانی پنجاب کے اندر, پاکستانی سرحد کے اندر میجر مست گل اور دوسرے بے شمار ایسے جو ہیں سو کال جہادی, ان کو بھیجا اور انہوں نے جا کر وہاں پر گردنیں اتاری نان مسلم کی. اس کے علاوہ جو ہے بلاسٹ ہوئے, اس کے علاوہ مندروں کو نقصان پہنچا. تو یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو جنگ تھی پراکسی جنگ بن گئی. یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایٹ ون ٹائم کشمیری لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ وی ہیو بین یوزڈ, تو انہوں نے مزید اعلیٰ کار بڑھنے سے ایک لحاظ سے انکار کر دیا. ایٹ دیٹ ٹائم those who were controlling this militancy, they started bringing other people in to continue their agenda. Of course, اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے ڈاکٹر صاحب, آپ بہتر جانتے ہیں اس حوالے سے. اور میں بھی یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ کشمیر کے اندر جو ہے یہ جو میں بار بار لفظ استعمال کر رہا ہوں, پراکسی وار, جو تھوپی ہوئی جنگ تھی جس نے ہمارے صدیوں سے رہنے والے تہذیب اور تمدن کو تباہ و برباد کر ڈالا. اور میں اس پر بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ کشمیر کے جو پنڈت جموں کے, سری نگر سے, ان کے جو ہمیں انالائز کرنا پڑے گا, ہمیں تجزیہ کرنا پڑے گا کہ وہ وجوہات کیا تھیں. کیا ان کو, میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ان کی دو ہی وجوہات ہو سکتی ہیں, چاہے وہ بھارت کی طرف سے کچھ مراعات کی طرف راغب کر کے ان کو دوسری طرف لے جایا گیا ہوگا,
جس کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے, اور دوسرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ واقعی دیر واز اے ریئل تھریٹ. یہ دو موقف ہیں, ہم ان پر اگر بات کریں تو ہمیں واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ دونوں میں کچھ نہ کچھ حقیقتیں تھیں, اور میں بیلنس اپروچ کی بات کرتا ہوں کہ ظاہر بات تھی کہ بھارت کے وہاں پر آپریشن ہے, اور اس پر ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے کہ اس آپریشن کو وہ استعمال کرنا چاہ رہا تھا, بین الاقوامی دنیا میں استعمال کرنا چاہ رہا, لیکن To bring Millie back in as well, I mean, obviously, you're a young person who left the area as a young person, but I generally find our elders have great stories, and generally we find out so much information. Yeah. What did your elders say about these insurgencies and how they were forced to leave? In your experiences, what are the stories there? They were, first of all, they were shattered because nobody wants to leave their place. My father had a business and it all collapsed. I mean, and he was in Jammu without a penny in his hand, and we had left all our houses, everything like that. But who would he really want to put the blame on for him having to leave his dwellings? It was threats. People were getting killed, and every day what we noticed, what came in was happening in our society, because ours is a very small community in Kashmir. And we know, most of us know each other community-wise. So all prominent figures were killed. So then, as I said before, there was a lot of insecurity, and people wanted to save their lives. So they had to. But what I'm trying to get at is, was the insecurity caused by the insurgents as such, or was it just general circumstances that perhaps the Indian army were trying to portray it as that insurgency and trying to say, well, we are on your side, these are the people who want you to leave? Did you feel that, or did your elders feel that? No, they just felt that they had to save their lives that time. They didn't. They didn't really understand what was going on, but they had to wanted to vacate. Save their lives. And as I told you, when we went to Jammu, it's not that Indian government did a lot to support us or anything. What we as a community did, we did on our own. But it was not something that, you know, उन्होंने बोला कि हाँ हम आप लोग आ जाओ जम्मू आ जाओ, हम आप सबको ठीक सब कर देंगे, जो आपको चाहिए वो कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं. Okay, so nobody actually stood up for you from the Indian side either, although you were a race of people who are linked with India. I mean they're saying that Kashmir is ours, therefore they should have been taking care of you as well, yes. But that never happened. Not really, no. अच्छा बात साहब, मिलिटेंसी का जो इम्पैक्ट रहा है, हम तो सबको एक प्रोग्राम में कवर नहीं कर सकते. देयर आर मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ दिस मिलिटेंसी एंड इट्स इम्पैक्ट. मुझे बताइए कि जो कुछ हो चुका है वो तो वापस नहीं आ सकता. व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड इन योर ओपिनियन? देखें जी, हमें उस हार्मनी को रिस्टोर करने की ज़रूरत है, और मैं जिस तरह मिली ने बात की, और मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे खुद मुख्तार कश्मीर नज़रिए की सबसे बड़ी जीत है कि हम जो है ना सिर्फ एक प्लेटफॉर्म जो शेयर कर रहे हैं, बल्कि आपने जिस तरह देखा होगा मैनी डिबेट्स में, अभी मैं देख रहा था भारत में और पाकिस्तान के अंदर शायद बहुत कम, लेकिन भारत में कश्मीरी मुस्लिम और कश्मीरी पंडित जो हैं डिबेट करते हैं, तो आपने देखा होगा कि वो मुख्तलिफ जो है पॉइंट्स पर आपस में आलमोस्ट झगड़ने की सूरत हाल हो जाते हैं बहुत. लेकिन ये कि कश्मीर की खुद मुख्तार कश्मीर की सेकुलर सोच की फतह कह लें आप, कि हम यहाँ पर इकट्ठे बैठे हुए हैं, और जिस तरह मिली ने बात की कि हम समझते हैं कि हमारा जो फ्यूचर है वो कॉमन है, और हमारा जो फ्यूचर है एज ए कश्मीरी, और हम इस पर एग्री हैं. और ये कश्मीर की जो सेकुलर कुव्वतें हैं, कश्मीर के अंदर जो तरक्की पसंद कुव्वतें हैं, कश्मीर की जो खुद मुख्तार कश्मीर की हमायत करने वाली कुव्वतें हैं, प्रो कश्मीर कुव्वतें, इनकी फतह है. हम कश्मीर के अंदर मैं उन पार्टियों की उन जो है नुक्ता नज़र की बात कर रहा हूँ जो कश्मीर की जो 84,471 या 85,000 मुरब्बा मील पर फैली हुई पूरी स्टेट है. We are actually desiring for, we are actually struggling for a specifically khud mukhtar or independent free Kashmir. That free Kashmir will be a secular, will be for everyone. Its door will be open for a Muslim, non-Muslim. We will not expose or impose a one particular religion on our country. Will these jihadis allow you to do that? कश्मीर की जो हकीकी कुव्वत है वो नौजवान है. कश्मीर की जो हकीकी पावर्स हैं वो कश्मीर का यूथ है.
बंदूक जो है एक हद होती है, उसके बाद जो है बंदूक अपने जंग उसमें पड़ जाता है। हकीकी तौर पर जो जंग है वो कश्मीर के यूथ की है, वो कलम से ज्यादा लड़ना चाहता है। We'll continue. We have a caller on the line. Assalamualaikum. Good evening to you. अस्सलाम वालेकुम जी। चंद महीने पहले एक कश्मीरी जी, लीडर आप सर पहले बता अपना तारुफ रहे कराएं, थे please. कि वो 1947 Sorry, आप अपना तारुफ कराएं प्लीज फिर। चंद महीने पहले एक जी कश्मीरी सर, आप लीडर अपना बता तारुफ रहे कराएं ना थे प्लीज, तो फिर आप बात कि करें। गिलगित बिल्तिस्तान के लोगों ने अच्छा भाई, आप अपना तारुफ कराएं। मोहम्मद सदीक फ्रॉम ग्लासगो। थैंक यू सिद्दीक साहब जी, आप फरमाइए। हाँ जी, चंद महीने पहले एक कश्मीरी लीडर एक टेलीविजन प्रोग्राम में फरमा रहे थे कि गिलगित बिल्तिस्तान के लोगों ने तहरीरी तौर पर पाकिस्तान से अलहाज कर लिया था, जबकि इंडियन लोग कहते हैं कि कश्मीर के महाराजा ने एक कश्मीर का अलहाज इंडिया से कर लिया था। मेरा सवाल ये है कि आप इस तरह की टामक टोनियां कब से मार रहे हैं और कब तक मारते रहेंगे? मेरी मेहरबानी से आपके सवाल का जवाब देंगे। जी नेक्स्ट कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अपना तारुफ पहले कराएं प्लीज। जनाब सादिक सुबानी लुटन से बात कर रहा हूँ। जी, वेलकम सर। साहब को, आपको, काशिफ साहब को, पंडित साहब सभी को सलाम। वालेकुम सलाम। जनाब मैं ये सुन रहा था जैसे काशिफ साहब ने कहा था कि वो जब 88 में तहरीक चली तो तब खुद मुख्तार कश्मीर के जितने अमीर थे या नेशनलिस्ट थे और खासकर जो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर है उसमें उनके अंदर एक सोच थी कि ये प्रॉक्सी वार है, और उस सोच को एड्रेस करने के लिए एनएसएफ ने 1990 में कंट्रोल कोठी के मकान से। जी आप अपना सवाल करें प्लीज, इसका टाइम बहुत कम होता है। और वो इसी वजह से वो कर रहे थे कि ये प्रॉक्सी वार है, हमारी जंग नहीं है। सादिक साहब सवाल करें प्लीज। हेलो सादिक साहब सवाल करें, सवाल प्लीज। जी 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 हाँ, तो सवाल में यही है जनाब मेरा कि जैसे वो जो सभी जो मैंने सुनी है तो ये है कि अगर हमारे पास वो 4 अक्टूबर 24 अक्टूबर की हुकूमतें भी हैं, लेकिन एक नेशनलिस्टों के अंदर भी एक मसला मैंने सर आप अपना सवाल करें प्लीज, आप तक करें। जी नेक्स्ट कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा कॉल ड्रॉप हो गया। अच्छा वाइस साहब आप। जी नेक्स्ट कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, मैं कुमार बोल रहा हूँ जी। जी वेलकम सर जी, आपका सवाल। हाँ जी, अब ये जो बातें हो रही है, ये जो मिली जी बैठी है वहाँ पे जी, तो हमें भी पता है क्या पाकिस्तान में क्या हालात, अपने जम्मू कश्मीर में क्या हालात हो रहे हैं, और ये कश्मीर का जो मसला है ना, ये मसला इतना आसान नहीं है जो एकदम हल हो जाएगा। और ये प्रॉक्सी वॉर की जो बात कर रहे हैं, ये तो दुनिया जानती कौन करवा रहा है, किसका हाथ है पीछे, सबको आपको ही पता है जी। तो आपका कोई सवाल इस बारे में? अच्छा सवाल देखिए, अब टाइम थोड़ा रह गया है। वाइस साहब आप स्पेशली जो पहला 2 सवाल हैं उन पर कुछ कहना चाहेंगे? जो ग्लासगो से भाई साहब ने कहा था मायदा, कि उन्होंने कहा था कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने मायदा कर लिया था पाकिस्तान के साथ, और इसी तरह उन्होंने कहा कि महाराजा कश्मीर ने इंडिया से कर लिया था। क्विकली, टाइम थोड़ा रह गया। कहते हैं उर्दू में एक मुहावरा है कि गंजी जो है वो रेवड़ियाँ बांटने आई थी। मैं इस बात को वाज़िया करना चाहता हूँ कि ये जो मुआहदात की बात हो रही है, हम कश्मीरियों के नज़दीक इनकी कोई अहमियत नहीं है। एक रद्दी के टोकरी में जो पड़े हुए कागज़ हैं उससे भी कम है। हम कश्मीरी किसी मुआहदे को, किसी एग्रीमेंट को जिसमें हम जो शामिल नहीं हैं, हमारी शमूलियत नहीं है, हमारी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। बताओ मायदा हुआ है या नहीं? गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने मायदा किया है? किसके साथ मुआहदा हुआ है? मैं कम से कम जो है वो सवाल को शायद बेहतर तरीके से समझा नहीं। वो कह रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान के साथ मायदा कर लिया था। किस किस्म का मायदा हुआ है भाई? आसमानों पे हुआ है या जमीन की तहों में हुआ है? तो कोई मायदा नहीं हुआ ना? ठीक, देयर इज नो एट ऑल, देयर इज नो एग्रीमेंट एट ऑल। अच्छा चलो, जो दूसरा किया था, जो महाराजा ने किया था, ज़ाहिर है वो भी प्रोविजनल था, उसको भी हम उसकी भी तारीखी तौर पर कोई जो है, मैं तो उसको तारीखी तौर पर तस्दीक शुदा नहीं समझता, और ना ही उसकी कोई अहमियत है अगर वो महाराजा था, क्योंकि उसका जो इक़्तिदार था 4 अक्टूबर की हुकूमत के बाद वो गैर कानूनी हो गया था। ये एक मौका। अच्छा मेरी, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? क्विकली, टाइम थोड़ा रह गया हमारे पास। मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे मैं तो बहुत छोटी थी जब मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि मैं निकल गई थी तब कश्मीर से, लेकिन अब वाहिद जी से बात करने के बाद ये सब मुझे ये लगता है कि एक एज अ कश्मीरी हम लोगों को, पहले भी मैंने बोला इंडिया पाकिस्तान सेपरेट इशू है, हम लोगों को एज अ, आई नो ये प्रॉब्लम इतनी जल्दी सॉल्व नहीं होगा, हो सकता है इसमें और साल लग जाए, बट ये कि कॉमन डायलॉग शेयर करना चाहिए। और मुझे लगता है कि अब
after hearing all the experiences and whatever YG has said, I think even as a Kashmiri, مجھے اتنا نہیں پتا تھا, لیکن even as a Kashmiri, I can see their point of view now that even they want a common dialogue. یہ کوئی بانڈیج ہے نا, آپ ابھی فرسٹ ٹائم آپ لوگ ملے ہیں, لیکن یو کین سی دا کامن گراؤنڈ. ہمارا ڈاکٹر صاحب, اچھا محمد جو نا صادق سبحانی صاحب نے کچھ کہا, میں ان کی بات کیوں شیئر کرنا چاہتا ہوں. صادق سبحانی صاحب کا جو موقف ہے وہی میں یہاں پر شیئر کرنے میں بیٹھا ہوا ہوں. بنیادی طور پر وہ جموں کشمیر نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن اور نیب سے بلانگ کرتے ہیں, اور نیب کا یہ بات ہے کہ نیب نے شروع دن سے اس پراکسی وار کی مذمت کی ہے, اس کی مخالفت کی ہے, اور انہوں نے اسی پراکسی وار یا اس جنگ کو ایکسپوز کرنے کے لیے وہ جنگ بندی لائن توڑی. Why sab, unfortunately time is beaten us once again. Your very last words, Millie, do you think that there will be a united Kashmir ever? I mean, as you're a youngster, I would want to see united Kashmir. I know it might take a bit longer than expected, but I think we should, as a youth, as Wahidji said, that it's in the hands of the youth. We should get together and work on it. Ladies and gentlemen, thank you very much for both our guests for taking the time out to have a discussion. As always, time has beaten us. I shall say good night to you and leave Dr. Saab to have the final words of the show tonight. جناب بڑی اچھی ڈیبیٹ ہوئی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت پازیٹیو بات یہ ہے کہ دونوں یہ پہلی بار ایک ساتھ بیٹھے اور دونوں نے کامن گراؤنڈ تلاش کر لیا. دونوں کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کو اکٹھا ہونا چاہیے, دونوں کہہ رہے ہیں کہ کشمیر جو ہے کہ ریلیجیس نہیں ہے, یہ ایک سیکولر سوسائٹی ہونی چاہیے. دیٹ از اے ویری گڈ اسٹارٹ اینڈ میں اس پر ختم کرتا ہوں گڈ نوٹ پر کہ ڈیسیجن جو ہے کشمیر کا مستقبل کے بارے میں وہ دیٹ پیپل آف جموں کشمیر ہیز ٹو ٹیک دا ڈیسیجن, اینڈ انڈیا اور پاکستان آر پارٹیز بٹ دے کی ناٹ ڈیسائڈ اوور فیوچر, اینڈ لیٹ اس لیو ٹوگیدر ایز گڈ فرینڈز اینڈ گڈ نیبرس. اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.